जैसा कि आज हम जहां दीगर लीडरों के मुलाकात के बाद आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं और एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनका नाम मौलाना मतिउर रहमान साहब है। ये इसलिए कह रहा हूं कि मौलाना के बारे में ये तस्वर कर देना कि कोई उस सियासत में दाखिल हो सकता है, सियासत कर सकता है, ऐसा बहुत कम गुमान किया जाता है। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मैंने बताया कि मौलाना मतिउर रहमान साहब है, उनसे हम मुलाकात करेंगे। ये ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं, जो कुछ भी कह लो, यही करता धरता है, यानी माइनॉरिटी की देखभाल इन्हीं की जिम्मेदारी पे है। आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं। मतिउर रहमान साहब, जैसा कि आप एक नई पार्टी के माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं जिसका नाम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है और इसकी प्रेसिडेंट भी एक खातून है, आप खवातीन के बारे में क्या सोचते हैं और उनको कैसे आप लोग प्रमोट करेंगे? सबसे पहले वजहुल कमर भाई आपका और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से निकाल करके मुझ तक पहुंचे। मैं आपके तमाम सामाईन का इसलिए भी कि वो मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मेरे और मेरी ताल्लुक से, मेरी पार्टी के ताल्लुक से पूछा है और मेरी सुप्रीमो डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के ताल्लुक से पूछा है। तो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जिसकी कुल हिंद सदर डॉक्टर नोहरा शेख हैं, जो कि एक आलमी पैमाने की बिजनेस वीमेन है और मुकम्मल तरीके से लगभग 30 सालों से उन्होंने खातन के लिए और खातन को बाख्तियार बनाने के लिए और उनकी मजलूमियत के लिए, उनको ये चीज देख करके कि उनके पास सबसे कम तालीम होती है, सबसे कम वसाइल होते हैं, जबकि वो मुआशरे का अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि निस्फ हिस्सा होती हैं। डॉक्टर नोहरा शेख ने यह महसूस किया कि खातन के ताल्लुक से बहुत सारे बजट, बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे मामलात उनके लिए होते हैं, लेकिन वो यानी कि खातन दबी कुचली थी और दबी कुचली हैं। और ऐसा लगता है कि लोग जो कि समझिए कि खातन के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, कभी ये चीज नहीं देखा गया कि खातन के लिए फलाह बहबूद के, उनके लिए रिजर्वेशन के, उनके ताल्लुक से सीरियस कोई भी मामला देखा नहीं गया। तो एक खातून ही खातून का दर्द समझ सकती है। लिहाजा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने एक पार्टी लॉन्च करके ये चीज बताने की कोशिश की है कि खातन को बाख्तियार बनाने के लिए हमको ही मैदान में आना पड़ेगा, वरना दीगर लोग जैसे अभी तक आजादी से लेकर के अगर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ वादे और झलावे ही मिले हैं। लिहाजा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की कोशिश है कि खातन को बाख्तियार बनाया जाए, उनके खिलाफ जो जुल्म होते हैं उस जुल्म का किला कमा किया जाए और ईवान बाला से लेकर के मैदानों तक, सड़कों तक खातन के ताल्लुक से जो नाइंसाफियां हो गई हैं, उस नाइंसाफी को खत्म किया जाए और उनके हक को तलब किया जाए। जैसा कि मतिउर रहमान साहब आपने अभी बताया कि वो एक बिजनेस वोमेन है, तो इनके बिजनेस के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की जाती हैं कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया और बहुत सी चीजें की। जैसा कि ये मसलक के एतबार से भी लोग तनकीद करते हैं कि उन्होंने मसलक में पढ़ करके लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं या इन्होंने ऐसी कोई गलतियां की हैं जिस तरह के इल्जाम इनके ऊपर लग रहा है? तारीख का अगर हम वजहुल कमर भाई अगर मुआयना करेंगे और मुताला करेंगे तो साजिशों का होना सबसे ज्यादा बेशुमार तादाद में अगर देखा जाए तो वो सच्चे और हक पर रहने वालों के लिए ही साजिशें हुई हैं। गलतकार लोग अपने अलग अलग तरीकों से अपने काम चलाते रहते हैं, उनको कभी कोई समझिए कि गजिंद पहुंचाने वाला नहीं होता है। लेकिन चूंकि अगर कोई जो गलत होगा उसको देखने के लिए कानून है, लेकिन अगर जो गलत नहीं है उसी के खिलाफ साजिश करने की जरूरत पड़ती है। लिहाजा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के खिलाफ जो साजिशें हुई हैं वो इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि वो हक पर बहुत बड़े जमाने तक, यानी कि लगभग 20-25 साल तक लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम उन्होंने किया है और उन्होंने बड़े पैमाने पर सूद से पाक तिजारत चला करके सूद पर एक बड़ी चोट पहुंचाई है। तो लिहाजा एक बड़ा तबका, बड़ा एक समझिए कि माफिया जो कि सूद पर पलता बढ़ता है, उसको कहीं से कहीं तक ये हजम नहीं हुई बात कि डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ज्यादा दिन तक अपने मामलों को चला सकें, चूंकि आते दिन के साथ उनकी तरक्की बढ़ती जा रही थी
उनका काम बढ़ता जा रहा था, उनका कद बढ़ता जा रहा था, उनके बिजनेस 100 मुल्कों से 101 मुल्कों, 102 और इससे ज्यादा मुल्कों में पहुंचते जा रहे थे और सूद से पाक तिजारत हिंदुस्तान की सरजमीन पर फलती फूलती जा रही थी। लिहाजा लोगों को ऐसा लगा कि अगर इनके खिलाफ साजिश न की गई तो ये उन लोगों का भंडा फोड़ देंगी, उन लोगों का किला तमा कर देंगी जो लोग की माओं की, बहनों की, खातन के जेवर को रख करके बड़े पैमाने पर सूद का कारोबार करते हैं। लिहाजा सूदी कारोबार वालों को ये चीज खदशा लायक हुआ कि इनके खिलाफ साजिश किया जाए और उसी साजिश का एक खमियाजा है कि आज जो कुछ भी हम डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा उनकी कंपनी के ताल्लुक से सुनते हैं वो किसी न किसी की साजिश का एक नतीजा ही है। रहमान साहब, जैसा कि आपने कहा कि मैडम बगैर सूद वाला कारोबार करती हैं, ये बात तो सच है कि वो बगैर सूद के कारोबार करती हैं, लेकिन जहां तक इनसे बहुत से आलिम दीन जुड़े हुए थे तो क्या अब भी वो जुड़े हुए हैं? और जैसा कि मुझसे बहुत से आलिम दीन ने खुद कहा कि मैं इस मामले में मैडम के ताल्लुक से कि आप इनके बारे में ये बातें ना कहा कीजिए, जैसा कि मैं वीडियो बनाता हूं तो मैडम के बारे में बताता हूं कि ये चीजें हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा मत कहा कीजिए। तो क्या जो वो कहते हैं उसमें कुछ सच्चाई है या उन्हें बदनाम करने के लिए सब कहे जा रहे हैं कि मसलक के तबार से उन्हें बदनाम कर दिया जाए? एक बहुत बड़ी बहस आपने छेड़ दी है वजहुल कमर भाई। एक लंबे वक्त की जरूरत है इस पर बोलने के लिए, लेकिन मैं मुख्तसरन बताते हुए चलना चाहता हूं कि एक दीनदार तबका ही किसी दीनी मामलात पर अमल पैरा होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सूद से पाक तिजारत पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा चल रही थी और उनका काम उनका नाम बढ़ रहा था। जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में शिरकत की है उसमें से आपको मैं डेटा के हिसाब से बताता चलूं तो लगभग आज भी 50% अफराद ऐसे हैं जो कंपनी में तमाम साजिश 2018 से अक्टूबर से साजिशें हुई हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर, लेकिन इन सब के बावजूद आज 5-6 सालों तक कंपनी के बंद होने के बावजूद भी जो लोग शरई अहकाम पर अमल करने वाले लोग हैं वो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि हम नफा और नुकसान में बराबर के शरीक थे, लिहाजा अब भी हम शरीक हैं। नफा हुआ तब भी हम उसके शरीककार हैं और नुकसान हुआ तब भी। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूं कि दीनदार तबका इस सूद से पाक तिजारत शरई अहकाम पर अमल कर पैरा होते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर विराजमान है, कायम है। लेकिन और भी जो 50% लोग हैं, चंद एक लोगों की, 1000 लोगों की या 100 लोगों की तादाद, 500 लोगों की तादाद को छोड़ दिया जाए तो वो लोग भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हैं, लेकिन सबकी अपनी जरूरतें होती हैं, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। बच्चों की तालीम, शादी, विवाह, अखराजात, मेडिकल के मामलात, ये सब मामलात होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग अपने पैसे विड्रॉल कर रहे हैं। लेकिन कंपनी की हक्कानियत की इससे बड़ी मिसाल मेरे पास और कोई दूसरी नहीं हो सकती कि ये सब हो जाने के बावजूद भी जो लोग शरई अहकाम पर अमल कर पैरा होते हुए सूद से पाक तिजारत में हिस्सा लेते हुए बैंकों के सूदी रेशों में मुनाफा बख्श न हो करके उन्होंने इस तिजारत में पहल की, वो लोग आज भी कायम है। हाँ, अगर एक लाखों की तादाद में 200-400 लोग अगर बहक जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। रहमान साहब, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कई तरीके के वीडियो मेम के बारे में आए और यह भी बात आई कि उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो इस साजिश में कौन लोग शामिल थे? जरा कुछ इशारतन या वजाहतन आप कर सकें तो बताएं मुझे। इशारतन कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बरमला कहूंगा, बगैर किसी से डरे हुए, बगैर किसी से हिचकिचाए हुए। जैसे कि मैंने कहा कि सूद से पाक तिजारत चल रही थी, सूदखोर तबका को एक बड़ी चोट थी और सूदी बैंकों में, सूदी कारोबार में, उनके रेशों में बहुत बड़ी गिरावट होती थी। लिहाजा उनको जरूरत पड़ी कि उनके खिलाफ साजिश की जाए। मैं ज्यादा दूर न जाते हुए आपके मकबूल मारूफ सियासतदान जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2012 में सबसे पहले FIR लॉन्च किया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के खिलाफ। लेकिन वो एक बैरिस्टर रहते हुए, कंपनी की हक्कानियत की इससे बड़ी दलील कोई दूसरी नहीं हो सकती कि वो बैरिस्टर रहते हुए 4 साल के अंदर बड़ी सख्त जांच पड़ताल करवाते हैं और कंपनी को पूरी तरह से चोट पहुंचाते हैं। CEO को, डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को पूरी तरह से वो टार्चर करवाते हैं एजेंसियों के जरिए से, डिपार्टमेंट के जरिए से। लेकिन बैरिस्टर होने के बावजूद 2016 में असदुद्दीन ओवैसी 4 साल के मुद्दत तक
केस लड़ते लड़ते हार जाते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की। हक्कानियत की इससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती। आपने पूछा कि ये कौन लोग हो सकते हैं, अगर हिम्मत हो तो बताएं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे सूदखोर तबका, सूदखोर टोला ही है, जो कि और दूसरी वजूहात भी हैं, लेकिन मैं अभी चूंकि आपके सवाल का अहाता यहीं पर होता है कि यह सूदखोर टोला ही था जिसके कारोबार में डॉक्टर नोहरा शेख के सूद से पाक तिजारत की वजह से चोट पहुंच रही थी, और उन्होंने सबसे बड़ी साजिश की कि ये कारोबार बंद हो ताकि उनके सूद के रेशो में, जैसा कि हैदराबाद में आप देखेंगे इस साल लगभग जो फरवरी के एक अखबार में, हैदराबाद और तेलंगाना के बड़े अखबार में जो रेशो आया है वो लगभग 500 की तादाद की ख्वातीन के जेवर जो दारुसलाम बैंक असदुद्दीन ओवैसी के बैंक में रखे गए थे, बहुत सारे होंगे, हजारों कई हजार खातिन होंगी जिन्होंने अपने जेवर रखे हैं, लेकिन 500 की तादाद के जेवर को उनके सूद के पैसे ना दे पाने के एवज में उनके गहनों को उर्फ कर दिया गया, बोली लगा करके उसको नीलाम कर दिया गया बैंक के हाथों से। अखबार में निकाल करके बरमरा मेरे मोबाइल में वो कटिंग है अखबार की, मैं दे दूंगा। तो लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में खातीन के जेवरों को अगर एक सूदखोर टोला वो फरोख्त कर देता है तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद होगी जो बैंकों में अपने जेवरों को लेकर के सूद के कारोबार के लिए, सूद पर पैसे लेने के लिए पहुंचते होंगे। अगर 500 खातीन के तो 500 खातीन के अगर जेवर को कुरुक किया गया है, नीलाम किया गया है, बोली लगाई गई है, तो कितने हजार की तादाद में होंगी जो आती होंगी। लिहाजा ये जो नुकसान था सूदखोर तबका को, बैंकिंग सेक्टर वालों को, दरअसल क्या है कि एक खातून को, मैं थोड़ा तफसील के तौर पर बताते चलूं, एक खातून को, एक घर को, एक मजबूर लाचार शख्स को जरूरत पड़ती है पैसों की। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो बैंक में जाता है, 1 लाख रुपए के गहने रखता है और बैंक से सूद पर कर्ज लेता है। लेकिन जब वही 1 लाख रुपए एक इंसान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ले लेता है तो उससे लगभग 3 से 4 हजार 5 हजार रुपए उसको पर मंथली इनकम होता है। लेकिन बैंक में जाने की वजह से क्या होता था, उसका सोना तो गया, उसको कर्ज पर मिले जो कितने मिले, सिर्फ 90 हजार मिले, 80 हजार ही मिले सारी कार्रवाइयां करने के बावजूद। और जब हर महीने उससे उस खातून को उस पर सूद देना पड़ता है जब तक कि वो पैसों को दे नहीं देती है। तो लिहाजा बैंक में गए तो ये नुकसान हुआ एक सरमायाकार को, एक इन्वेस्टर को, या जो बैंक में गया है। लेकिन वही शख्स जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जाता है, 1 लाख रुपए रखता है, तो उसको हर महीने जो यहां देना पड़ रहा था बैंकों में, यहां उसको मिल रहे हैं। लिहाजा लोगों की जरूरतें पूरी हो रही थी, इसलिए लोग इस सेक्टर में नहीं जाते थे, बैंक में नहीं जाते थे, सूद लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए नहीं जाते थे, उनकी जरूरतें पूरी होने लगी। लिहाजा इन बैंकिंग सेक्टर वालों को जरूरत पड़ी, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी के बैंक जो कि 11 ब्रांचेस पर कायम है, दारुसलाम बैंक, उसमें एक बड़े रेशो में कमी आई थी, बड़ी उनका नुकसान हो रहा था, इसलिए उनको जरूरत पड़ी कि साजिश करें। मुफ्ती रहमान साहब, जैसा कि ये भी खबर है कि मैडम ने उनके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया था, जिसको गालिबन वो हार गए। तो क्या मैडम आगे कुछ कार्रवाई करेंगी या इस तरीके की कुछ और कार्रवाइयां भी उनके खिलाफ चल रही हैं? जैसा कि मैंने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने 2012 में FIR किया था, लॉन्च किया था, जांच पड़ताल हुई 4 साल तक। 2016 में असदुद्दीन ओवैसी उस मुकदमे को हार गए जो कि डॉक्टर नोहरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर किया था। उसकी पादाश में, उसके बदले में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने उनके ऊपर मानहानि का केस किया, हेतक इज्जत का केस किया कि मेरी कंपनी को चोट पहुंचाया गया है। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस हितक इज्जत के 100 करोड़ के दावे को लोअर कोर्ट में जीत चुकी है। हाई कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल की है असदुद्दीन ओवैसी ने कि इस मुकदमे की जरूरत नहीं है, लिहाजा इसको खत्म किया जाए। डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के हक में हाई कोर्ट ने, तेलंगाना ने बोलते हुए ये कहा कि नहीं, बेशक इसकी जरूरत है, क्योंकि आपने किसी की चलती फिरती कंपनी को गलत कहने की, गलत साबित करने की कोशिश की। इस पादाश में 100 करोड़ रुपए के मुकदमा अभी तक जारी है। डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का कहना यह है कि साफ शफाफ तरीके से बिजनेस करने वालों को अगर तुम चोट पहुंचाते हो और तुमको यूं ही छोड़ दिया जाए तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि तुम्हारा ये रविश बन जाए। एक
छोटे से बिजनेसमैन से लेकर के जो कि अपने बच्चों की रोजी रोटी चलाता है, उससे लेकर के एक बड़े पैमाने पर रोजी रोटी लोगों के लिए बंदोबस्त करने वाला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाखों लोग नौकरी करते थे, उस कंपनी को बंद करवा देते हो तो छोटे लोगों की क्या औकात रहेगी। लिहाजा इस मुकदमे का, इस मानहानि के केस का, असदुद्दीन ओवैसी की बदमाशी का जवाब मिलना जरूरी है। इसलिए ये मुकदमा जारी है। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने इसको बड़े मुस्तैदी से सुनते हुए इसको जारी रखने का फैसला किया है। मुतिरमान साहब, जैसा कि एक चीज आपने कहा कि 50% लोग अब भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो क्या कंपनी मजीद आगे बढ़ेगी कि जिस पे रुक गई थी, या जैसा कि उनके इन्वेस्टर टूट गए थे, तो क्या अब कंपनी मजीद आगे बढ़ेगी या वहीं पे रुकी रहेगी? जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी हक पर और सच पर है। अभी तक लोअर कोर्ट से लेकर के, थानों से लेकर के लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को जीत और फतह मिलती हुई आ रही है। लिहाजा कंपनी चल रही थी, कंपनी चल रही है और कंपनी इंशाअल्लाह ताला चलती रहेगी। पुराने नाम पर चल रही थी, पुराने नाम पर चल रही है और पुराने नाम पर चलती रहेगी। हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के नाम से अब भी बिजनेस चल रहा है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब रह गई बात वो 50% की जो आपने बात कही, आएगा प्लान कोई ना कोई। मुमकिन है कि इस नए बिजनेस में जो कि हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के नाम से चलाया जा रहा है, इसमें उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई ऐलान आया नहीं है। अभी कोई इस तरह का ऐलान आया नहीं है। जिस दिन इस तरह का ऐलान आएगा, क्या उसके शरायत और जवाबित होंगे, लेकिन कंपनी बदस्तूर चलने का अहदो पैमान रखती है। लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार कंपनी से जुड़े रहने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लिहाजा नए नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। अभी की सरमायाकारी की रेशो अगर देखा जाए तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में अब भी लोग शिरकत कर रहे हैं। बल्कि आज भी मुझे मैसेज मिला है किसी दोस्त का कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या किसी दोस्त को इन्वेस्टमेंट करा दिया है। लिहाजा इस तरह से कंपनी चल रही है, चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उसका पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि पीछे तो वो हटता है जिसके हौसले तंग होते हैं, छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं। यहाँ पर ना हौसलों में कोई कमजोरी आई है और ना ही हकानियत में कोई खलल था। इसलिए कंपनी चल रही थी, चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मुतिरमा साहब, जैसा कि आपने कहा कि कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, यानी 50% है, दूसरे जराये से इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हीरा गोल्ड में इन्वेस्टर के तौर पर उन्हें शामिल किया जा सकता है। क्या उन लोगों को जो 50% हैं, उन्हें वो चाहते हैं कि मैं भी इन्वेस्ट करूं, तो क्या मैडम ऐसा कोई प्लान लाने वाली है कि वो दोबारा फिर से, यानी जो मुकदमा जिन्होंने कर दिया था या इस तरीके से दागी हो चुके हैं कंपनी के, तो क्या वो भी शामिल हो सकते हैं इस स्कीम में कि नहीं? सर, ये तो देखिए कंपनी की अपनी पॉलिसी है कि उन लोगों के साथ क्या फैसला करेंगे जो दागी लोग हैं। ज्यादा लोग नहीं है, 185 लोग हैं जिन्होंने मुकदमात किए। एजेंसियों के नीचे जो गए हैं वो लगभग 2-3 हजार लोग हैं। बकिया सारे के सारे लोग कंपनी में तसल्सल करने वाले या कंपनी से रजामंद लोग हैं। बस कुछ जरूरियात की वजह से लोग अपने पैसे निकाल लेने चाहते हैं। लिहाजा उनसे कंपनी को कोई शिकायत नहीं है, उनको कंपनी से कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी जरूरत के मुताबिक बच्चों की शादी विवाह, अखराजात के लिए, तालीम के लिए और दीगर मामलात के लिए, घरों के बनाने के लिए वो अगर पैसे चाहते हैं, तो इस दरमियान में कंपनी ने एक फॉर्म जारी किया है कि जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपने पैसे ले करके निकल जाए, उन लोगों के लिए एक फार्म जारी करके, ऑनलाइन फॉर्म है, कोई भी उसको लेकर के, जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि लोगों के पैसे नहीं मिले, उन लोगों को बता दीजिए कि फॉर्म जारी हो चुका है। जो लोग अपने पैसे ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, उनके लिए 3 तरीकाकार पेश किया गया है। उस फॉर्म को, जो कि ऑनलाइन है, ले करके, भर करके अपने पैसों को वापस पा सकते हैं। किसी तरह से बेचैन होने की, किसी तरह से अफवाहों में आने की कोई जरूरत है नहीं। मुतिरमान साहब, जैसा कि आपने कहा कि फार्म मैडम ने निकाल दिया है, तो इस फार्म के जरिए, जैसा कि आपने कहा 3 तरीके, जो भी 3 तरीके हैं, उन 3 तरीकों में से अगर किसी को कोई और तरीका अपनाना हो, तो क्या कंपनी के पास इस तरीके की स्कीम है, या लोगों ने कभी कहा हो, कुछ किया हो, ऐसी कोई बात है? बेशक, अभी समझिए कि लगभग 3-4 सालों से, 2021 से लेकर के अभी तक लोगों को बिला शर्त के पैसे दिए गए हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाजा खोला है, ईडी ने उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया हुआ था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नहीं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज को छोड़ दीजिए, ताकि उन प्रॉपर्टीज के जरिए से, चूंकि बड़े पैमाने पर पैसे देने हैं, किसी बैंक के पास भी जाकर के आप, बहुत सारे लोग ये कहें कि नहीं अभी के अभी मुझे पैसे दिए जाए, तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की गई कि आप उन प्रॉपर्टीज को छोड़ दीजिए जिनको हमें सेल आउट करना है, यानी कि ईडी जो अटैचमेंट किए हुए है उससे उनसे छुड़वा दीजिए, ताकि हम लोगों के पैसे देने में कामयाबी हासिल करें। लिहाजा अभी तक बगैर शर्त और बगैर किसी
समझिए कि कानून और ज़ाब्ते के अभी तक लोगों के हजार लोगों को पैसे दिए गए हैं। अब चूंकि आपके सवाल के मुताबिक कि लोगों को पैसे या शराइत, तो अभी चूंकि बड़ी तादाद पर लोगों को पैसे देना है, बड़ी तादाद है जिनको पैसे मिलना है, इसलिए एक शराइत व ज़वाबित का होना लाजिम सी बात है। उस शर्त के मुताबिक लोग आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस्तेफादा करेंगे। और ये 3 शर्तें जो हैं, इन 3 शर्तों को कोई नापसंद करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए इन 3 शर्तों को में से कोई ना कोई एक शर्त या कोई ना कोई एक किस्म अपना करके लोग अपने लिए राहत हासिल कर सकते हैं। उनका मकसद है पैसे हासिल करना, पैसे लेना। लिहाजा कंपनी ने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये तरीका कार निकाला है कि लोगों को पैसे दिए जाए और उनके हिसाब से दिए जाए। किसी को एक ही वक्त में लेना है पैसे तो उसके क्या शर्त होंगे, किसी को मतलब बगैर समझिए कि डिटेक्शन के या बगैर किसी भी मसले को किए हुए अगर उनको पैसे लेना है तो उनके लिए क्या है। तो इस तरह से एक कानून ज़ाब्ता और शराइत बनाए गए हैं, उसके जरिए से लोग अपने मन मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक जाकर के अपने पैसे हासिल कर सकते हैं। मुतरमान साहब, जैसा कि आपने हमें बहुत वक्त दिया, लेकिन एक सवाल मेरा लास्ट, और उसके बाद अब आगे कोई सवाल नहीं। एक चीज ये कि जैसे कि मैडम ने, भाई एक बिजनेसमैन लेडी, उसको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल हमसे रह गया था जिसका पूछना जरूरी था। यानी बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने तालीम के मैदान में बहुत काम किया, दीगर सामाजिक कारकुन जो भी हो सकते थे इन्होंने किया, तो आखिर ये पॉलिटिशियन के तौर पर इन्होंने अपना तारुफ क्यों पेश किया, जरा इसके बारे में कुछ हमें बताएं। दरअसल वजूल कमर भाई, जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा एक फलाही, रफाही, बहबूदी काम भी करती रहती हैं। जैसा कि आपने कहा कि उनकी तालीमी मैदान में बहुत बड़ी अप्रोच है, बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत सारे काम हैं उनके। उनका मेडिकल कॉलेज है, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके बहुत सारे सैकड़ों स्कूल हैं और इसी तरह से उनका एक मदरसा है 5 स्टार रैंक सहूलियात से मुज़य्यन उनका मदरसा है जो कि बच्चियों का है, निस्वा है। देखिए क्या है वजूल कमर भाई, आपके सवाल का लुब्बिल-लुबाब मैं ये बता दूं कि जब आप मैदान में उतरेंगे, किसी हाजतमंद की हाजत को रवा करेंगे, किसी हाजतमंद की जरूरत को पूरा करेंगे, तो आपको लगेगा कि एक शख्स को आप जरूरत पूरी करने के लिए निकले थे, लेकिन वो एक नहीं दर्जनों है। जब दर्जनों के पास आप जाएंगे तो पता लगेगा सैकड़ों है, सैकड़ों के पास जाएंगे तो हजारों का पता लगेगा, हजारों के पास जाएंगे तो लाखों और करोड़ों का पता लगेगा। कभी आप निकल करके देखिएगा, आप मिसाल के तौर पर ठंडियां आ रही है, कंबल लेकर के निकलिए, एक ट्रक कंबल लेकर के निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि दसियों ट्रक और सैकड़ों ट्रक कंबल दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले लोगों को बांट दिया जाए फिर भी कम पड़ जाएगा, इतनी जरूरत है अपने हिंदुस्तान में। लिहाजा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने कदम से, अपने हाथों से, अपने कंधे से जो उन्होंने इनकम किया और उसके जरिए से लोगों को राहत पहुंचाई, उस राहत को जब उन्होंने देखा और महसूस किया तो उन्हें पता लगा कि ये तो बहुत छोटी एक तादाद है जिसको मैं राहत पहुंचा पाऊंगा, लेकिन लोगों की तादाद तो लाखों बल्कि करोड़ों में है। तो उनको ऐसा लगा कि एक शख्स चाहे वो कितना भी पैसा मार्केट में उतार दे, एक शख्स सड़क तो नहीं बनवा सकता ना। टाटा बिरला, कभी आप बता दीजिए, अडानी अंबानी, कभी उन्होंने सड़क बनाई हो मतलब अपने पैसों से? बहुत से रफाई, अजीम जी, प्रेम जी जो है वो बहुत सारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े डोनर में से हैं, उन्होंने कभी सड़क नहीं बनाई होगी, कभी स्टेडियम नहीं बनाया होगा, कभी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई होगी, लेकिन आपको करना है, तालीम याफ्ता बनाना है, सड़कों को बेहतर करना है, रोजगार को बेहतर करना है। आप लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ईवान बाला तक पहुंचना होगा, सरकारी मिशनरी को हाथों में लेना होगा। बड़ी तादाद है जिसको आपने देखा है कि लोगों को पीने का पानी नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी गुज़िश्ता रोज जो है निर्भया कांड हुआ था, उसमें कोई शख्स क्या इंसाफ दिला सकता था किसी खातून को? मामला 4-5 साल 6 साल चला, खत्म हो गया। इस तरह से निर्भया कांड जैसे हजार मामलात ऐसे हैं जिस पर आपको इंसाफ करना है। उजागर हुआ मामला निर्भया कांड का एक कांड, लेकिन उसके बाद से आप खुद गवाह हैं उज्जवल कमर भाई कि सैकड़ों और हजारों ऐसे मामलात हैं जिस पर कि पानी फेर दिया गया। तो इस तरह के एक मिसाल मैं दे रहा हूं। इस तरह से आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इंडिया गेट चले जाइए, वहां पर भिखारियों की तादाद हजारों की तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में आपको दिन रात में मिल जाएंगे। कोई शख्स उनकी अगर किफालत कर सकता है तो कोई फर्द खास नहीं कर सकता है। अगर उसको कर सकता है तो कोई सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास एक ताकत होती है, एक वसाइल होती है, पूरी मिशनरियां उनके मातहती में काम करती हैं। चलो मैं कहता हूं कि उन बच्चों को जो रेड लाइट पर है
उनको कोई शख्स जाए और उठा करके कहे कि इनके लिए यतीम खाना बनाते हैं, तो सरकारें यहाँ पर रोड़ा अटकाएंगी और कहेंगी कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। लेकिन वहां पर जब सरकार होगी, अपनी मशीनरी के साथ काम करेगी, तो वो 1000 नहीं 1,00,000 बच्चे जो रेड लाइटों पर डेली सोते हैं और भीख मांगते हैं और उनकी पूरी जिंदगी वहां पर गुजर जाती है। तो एक फर्द नहीं कर सकता है, लेकिन एक सरकार अगर चाहे तो उनके लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्टल और पता नहीं क्या क्या बना करके कर सकते हैं। लिहाजा जब डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ये चीज पता लगी कि उनके ऊपर खुद जो जुल्म हुआ उसके लिए लड़ते लड़ते इतना ज्यादा अरसा लग गया, तो अगर वो शख्स जो एक छोटे से बिजनेस को करना चाहता है, आप ज्यादा दूर नहीं, यहीं करीब के किसी चौक चौराहे पर चले जाइए, अपनी रोजी रोटी कमाने वाला शख्स, उस शख्स को ये चैलेंजेस होते हैं कि वो शख्स हर रोज 500 रुपए किसी न किसी ऑफिसर को देता है। क्यों भाई, क्या जुर्म है? वो कोई जुर्म कर रहा है? तो ऐसी चीजों पर अगर रोक लगानी है तो कोई फर्दे खास, फर्दे वाहिद या कोई एक शख्स एक तंजीम नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कोई सरकार चाहे और ये स्कीम बनाए कि इन कमाने वालों से, रोजी रोटी हासिल करने वाले लोगों से तुम लोग वसूली नहीं करोगे, तो वो सरकार ही है और सरकार की ताकत ही है। लिहाजा जरूरत पड़ी कि पॉलिटिक्स में आया जाए और ये जो एक लंबी कतार है करोड़ों की तादाद में, उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और वो राहत अगर कोई पहुंचा सकता है तो पॉलिटिक्स में आकर के, हुकूमती ऐवान बाला में पहुंच करके या अपोजिशन बन करके पॉलिटिक्स में आकर के, कुल कहने का मतलब और मकसद ये है कि लुब्बे लुबाब ये है कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर के ही वो काम किया जा सकता है। मैं यहां बैठ करके लाख बार चिल्ला दूं कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इंडिया गेट और जो दिल्ली का क्रीम एरिया है उस पर लाख मैं आवाज उठा लूं, लाख आर्टिकल लिख लूं और लाख बातें कह लूं कि वहां पर मजबूर, बेकस, बेसहारा लोग हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लिखते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, हम लोग लिखते बोलते चले आ रहे हैं, पत्रकारिता लाइन से कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक एमएलए, एक एमपी और एक मंत्री अगर अपने बलबूते पर चाहे ले तो उसके पास ऐसे फंड्स होते हैं कि उन लोगों के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल बना करके हमेशा हमेशा के लिए उनको बाजाबाद करी उनके लिए कर सकता है। इसलिए जरूरत पड़ी कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में आते हुए जो उन्होंने अपनी आंखों से जो मुआयना किया, अब खुद मुशाहिदा किया है, उससे मुल्क को और मुल्क के लोगों को फायदा पहुंचा है। शुक्रिया मुतीउर रहमान साहब, आपका एक कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हम इनके दफ्तर आए और इन्होंने सारी चीजें वो डिटेल से बताई और ये सारी चीजें वजाहत की कि किस तरीके से ये मैडम पॉलिटिक्स में आई और इन्होंने क्या क्या चीजें की। इसीलिए मेरी तमाम लोगों, अपने सामाइन से ये मुतालबा है, ये गुजारिश है कि आप लोग इस तरीके की चीजें जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको खत्म करें और इनसे जुड़ने की कोशिश करें और इस पार्टी से जुड़ें, खुद मुतीउर रहमान भाई से जुड़ें, ताकि इनके नजरियात को लोगों तक पहुंचाया जा सके।